गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के इस लेक्चर में हम फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड एमपी बोर्ड इन सब में कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1-2 नंबर का, है ना। तो उन टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है ना। अब तो उनमें से कम 4-6 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे। वैसे ही यदि आप लोग इसके पहले लेक्चर या पहले वीडियो में देखे होंगे तो हमने इसके फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने बताया था, है ना। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि यानी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का पूरा ये प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर के पूरे टॉपिक डाले हुए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज बता रहे हैं और आगे एक वीडियो आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है पर कुछ जो जिनका एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है ना, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न, ठीक है ना। कुछ छोटे क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन है, कुछ तर्क पर आधारित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट से। तो हम पहला एक ठो क्वेश्चन है वो आवेश के क्वांटीकरण से है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कोई कह दे कि किसी वस्तु में इतना आवेश हो सकता है कि नहीं, कोई वस्तु में कहा जाए कि क्या इस वस्तु में इतना आवेश संभव है कि नहीं है, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका होता है आवेश क्वांटीकरण का एक फार्मूला होता है। ये नहीं बता पाओगे कि ये आवेश किस वस्तु में है, केवल इतना कि आवेश का ये मान किसी वस्तु में संभव है कि नहीं, ये बताया जा सकता है ना। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं। क्या किसी वस्तु में 8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश संभव है? यह है क्वेश्चन। क्या किसी वस्तु में 8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश संभव है, यानी हो सकता है कि नहीं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि किस वस्तु में, ये नहीं बोल रहे हैं कि किस वस्तु में इतना होगा, मतलब आवेश का ये मान हो सकता है कि नहीं। क्या किसी वस्तु में 8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश संभव है, तो ये है कि नहीं है इसको चेक करना है। यदि तो एक फार्मूला होता है Q बराबर होता है ±NE। यदि n का मान Q/E से लाया जाए और n क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, n का मान क्या आ जाए, पूर्णांक, तो हो सकता है। Q बराबर ±NE आवेश का क्वांटीकरण होता है, तो n बराबर Q/E होता है। और यदि n का मान पूर्णांक आता है तो इसका मतलब है कि इतना आवेश उसमें हो सकता है। और यदि n का मान दशमलव पॉइंट में आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि आवेश का ये मान किसी वस्तु में संभव नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आंसर में लिखते हैं आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर यानी n बराबर Q/E। तो Q का मान कितना, 8 × 10⁻⁻19 बटे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कर दिए, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 8/1.6, तो ये 80/16 दशमलव हटा दिए, तो 16 पंचे 80। n बराबर 5, ये क्या है, पूर्णांक है। n का मान जो 5 आया वो क्या है, पूर्णांक है ना। लिख देंगे क्योंकि n बराबर 5 पूर्णांक है, अतः आवेश का मान 8 × 10⁻⁻19 कूलाम संभव है। ये ठीक है ना। आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर ± यानी n बराबर ये हो गया
यानी n का मान 5 आ गया। n का मान 5 आने का मतलब है कि ये आवेश का मान इतना हो सकता है, और यदि n का मान पूर्णांक ना आए तो नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ये कहा जाता है कि जब कोई चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन पर बैठती है, कोई एक तार है ना बिजली वाला, और उस तार में जब खुला तार में भी यदि कोई चिड़िया बैठ जाती है तो उस चिड़िया का कुछ नहीं होता। लेकिन यदि ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति किसी तरह से उसको छी जाए, ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति, तो उसको फिर क्या होता है, बहुत झटका लगता है, नहीं उसमें करंट का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। जब कोई चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन तार पर बैठती है तो उसको कुछ नहीं होता, किंतु जब ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति उसको छू जाता है तो उसको गहरा झटका लगता है। क्यों? तो इसका भी आंसर देखिए। प्रश्न पहले, जब कोई चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन तार पर, जब कोई चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन तार पर बैठती है तो उसे कुछ नहीं होता, किंतु जमीन पर खड़ा व्यक्ति उसे छूता है तो गहरा झटका लगता है। क्यों? जब कोई चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन तार पर बैठती है तो उसे कुछ नहीं होता है, किंतु जब ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति उसे छूता है तो गहरा झटका लगता है। अरे गहरा झटका क्या, राम नाम सत्य भी हो जाता है। तो देखिए, ये आप लोगों को बता दें, विद्युत का प्रभाव तब पड़ता है जब अर्थ और फेस दोनों हो, मतलब विद्युत परिपथ पूरा हो। विद्युत परिपथ पूरा होने का मतलब अर्थ फेस दोनों मिलना। तो यहाँ पर आप लोग ये बता दें कि जब कोई चिड़िया किसी तार पर बैठती है तो एक चिड़िया एक ही तार में बैठेगी, एक चिड़िया एक तार में बैठेगी, या तो अर्थ वाले में बैठेगी अथवा फेस वाले में बैठेगी। तो जब अर्थ में बैठेगी अथवा फेस में बैठेगी तो विद्युत परिपथ पूरा ही नहीं होगा। विद्युत परिपथ पूरा ना होना मतलब अर्थ फेस दोनों ना मिलना, और जब अर्थ फेस दोनों नहीं रहेगा तो उसमें उसका चिड़िया पर उस करंट का प्रभाव नहीं होता। लेकिन ये कह रहा है जब ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति उसको छूता है तो फेस को छू गया, ज़मीन पर है तो अर्थ में। यदि कोई आदमी ज़मीन से टच ना हो और फेस को छू जाता है तो उसका करंट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग मेन लाइन पर प्रयास ना करना, ट्राई ना करना कि सर ने ऐसा बोला है, क्योंकि आप कहीं धोखे से एक तार के बजाय दोनों तार में छू गए तो हो गया, है ना। इसलिए आप प्रयोग मत करिएगा कि दोनों तार में धोखे से छू जाओ, ठीक है ना। पर यदि फैसा भर में है तो उसका प्रभाव नहीं रहता, यदि अर्थ ना मिले कहीं से तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हुआ, जब चिड़िया तार पर बैठती है, जब चिड़िया एक तार पर बैठती है तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। विद्युत परिपथ पूरा ना होने का मतलब अर्थ फेस दोनों ना मिलना, तो उसको कुछ नहीं होता। लेकिन ये प्रश्न में खुद ही कहा कि ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति, अब जब ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति तार को छूता है तो उसका विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या होता है, झटका लगता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कि राम नाम सत्य भी हो जाता है, हैं। तो इसका आंसर देखिए, जब चिड़िया तार पर
बैठती है तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है। एक तार में बैठने से, ठीक है, जब चिड़िया तार पर बैठती है तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, अतः उसे कुछ नहीं होता। जबकि जमीन पर खड़ा व्यक्ति तार को छूता है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, अतः उसे गहरा झटका लगता है। जब चिड़िया तार पर बैठती है तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, अतः उसे कुछ नहीं होता। पूरा न होना मतलब अर्थ फ्रेश न मिलना। जमीन पर खड़ा व्यक्ति तार को छूता है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, अर्थ और फिर को छू गया, अतः उसे गहरा झटका लगता है। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये है, सुनिए, आप लोगों को बता दें, जो सामान्य रबर होता है वो विद्युत रोधी होता है। सामान्यतः रबर जो होता है वो क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। लेकिन जो वायुयान का रबर टायर है वो कुछ चालक बनाया जाता है, कुछ उसमें मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो चालक की तरह कार्य करे। सामान्यतः रबर क्या होता है, विद्युत रोधी, लेकिन जो वायुयान का टायर होता है वो कुछ चालक बना दिया जाता है, रबर के साथ कुछ मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो किसकी तरह कार्य करने लगे, चालक की तरह। ऐसा क्यों, तो उसको सुनिए। होता क्या है, जब वायुयान के लैंडिंग के समय जब वायुयान ज़मीन पर उतरता है तो उसकी पहिया और ज़मीन के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। वायुयान के लैंडिंग के समय, लैंडिंग मतलब जो ज़मीन पर नीचे उतरता है वायुयान, तो उसकी जो रबर वाली जो पहिया होती, टायर के जो छोटे छोटे लगे होते पहिया, तो वो ज़मीन पर जब पहुंचती है तो ज़मीन और टायर के बीच में घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें, तो यदि वो आवेश उसी में रह जाएगा तो कुछ खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो यदि वो रबर को कुछ चालक बना दिया जाएगा तो वो आवेश चालक जब रहेगा तो चालक से हो करके वो आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे उसमें वायुयान में कोई खतरा नहीं रहेगा। और यदि मान लीजिए चालक नहीं बनाएगा तो जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश की वजह से चिंगारी उत्पन्न होगी और उससे कुछ और भी खतरा हो सकता है। इसलिए जो वायुयान का रबर टायर होता है वो कुछ न कुछ चालक बनाया जाता है, उसमें कुछ पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि वो किसकी जैसे कार्य करने लगे, चालक की तरह। तो प्रश्न क्या हुआ, सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे कि वायुयान के लैंडिंग के समय रबर टायर और ज़मीन के बीच में घर्षण होता है, और उस घर्षण के कारण जो टायर होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं, और वो आवेशित जो हो जाते हैं तो यदि उसको चालक बना दिया जाए तो आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, और यदि चालक न बनाएंगे तो आवेश उसी में रहेगा, तो चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी जिससे कुछ न कुछ खतरा रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? ठीक है, सामान्य रबर जो है विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, वायुयान के लैंडिंग के समय
जमीन पर उतरते समय, जमीन पर उतरते समय वायुयान के लैंडिंग के समय टायर और जमीन के बीच घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं, उस आवेश को पृथ्वी में पहुंचाने के लिए रबर टायर को चालक बनाया जाता है। यदि उसको पृथ्वी में न पहुंचाया जाए तो उसमें क्या होगा, चिंगारी उंगारी उत्पन्न हो जाएगी। यदि टायर चालक नहीं रहेगा तो आवेश के कारण चिंगारी, स्पार्क चिंगारी उत्पन्न होगी। ठीक है। वायुयान के लैंडिंग के समय टायर और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। उस आवेश को पृथ्वी में पहुंचाने के लिए रबर टायर को चालक बनाया जाता है। यदि टायर चालक नहीं रहेगा तो आवेश के कारण चिंगारी उत्पन्न होगी, जिससे ज़्यादा खतरा रहेगा और क्या। ठीक है ना जी। एक इस प्रकार से एक और भी क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान जमीन को टच करती हुई धात्विक रस्सी लगी होती है। कोई विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाला ट्रक है, वो जब ट्रक चलता है तब पीछे से एक धातु की कोई रस्सी लगी होती है जो ज़मीन को टच करती हुई जाती है। तो इसका क्या कारण है। अब कोई कहते कि सर सामने कभी कभी एक जूता भी लटका रहता है, लिखा रहता है वो तो बुरी नज़र से बचने उचने के लिए पता नहीं क्या कैसे होता है ना। नींबू और मिर्चा भी बंधा रहता है, तो उसकी बात अलग है। हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो ये है कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान जमीन को, रोड को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सी लगी होती है। क्यों? तो इसका भी यही सेम रीज़न है। क्या होता है कि जब ट्रक ज़मीन पर चलेगा तो टायर और रोड के बीच में घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाएगा। इसके साथ साथ वायु के घर्षण के कारण उसकी वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाएगी, वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाएगी, टायर भी आवेशित हो जाएगा। और जब उसमें धात्विक रस्सी लगी होगी जो ज़मीन को टच करेगी तो वो क्या होगा, उस रस्सी से हो करके पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। तब उसमें आवेश पृथ्वी में चला जाएगा तो जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसमें विस्फोट होने से बच जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, इसको भी देखना। ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ भी बोल सकते हैं। ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान जमीन को, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान जमीन को स्पर्श करती हुई धात्विक
रस्सियाँ, धात्विक रस्सियाँ लगी होती हैं, क्यों? इसका भी वही रीजन है। ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान जमीन को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियाँ लगी होती हैं, क्यों? तो इसका आंसर क्या है कि जब ट्रक चलेगा तो क्या होता क्या है, टायर और ज़मीन के बीच, टायर और ज़मीन, रोड के बीच घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं तथा वायु के घर्षण के कारण वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस आवेश को पृथ्वी में पहुंचाने के लिए धात्विक रस्सी लगी होती है। ठीक है ना। टायर और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं तथा वायु के घर्षण के कारण वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाती है। इस आवेश को पृथ्वी पहुंचाने के लिए धात्विक रस्सी लगी होती है ताकि वो आवेश जो है वो धात्विक रस्सी से होकर के कहाँ चला जाए, पृथ्वी में चला जाए और विस्फोट होने से बच जाए। पाँचवा, ठीक है ना। पाँचवें में ये बता दें, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है? F है। यदि उनके बीच नंबर 1 जल माध्यम रख दिया जाए और नंबर 2 उनके बीच तांबे की प्लेट रख दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि उनके बीच जल माध्यम उनके बीच में पानी भर दें, रख दिया जाए, जल माध्यम रख दिया जाए और नंबर 2 उनके बीच तांबे की प्लेट रख दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न समझ में आया? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि उनके बीच में जल माध्यम रख दिया जाए, पानी भर दिया जाए तो क्या होगा? या उनके बीच तांबे की एक प्लेट रख दिया जाए तो क्या होगा? तो देखना इसका आंसर। देखना, एक आवेश हम ले लेते हैं Q1 और दूसरा आवेश ले लेते हैं Q2। इसके बीच की दूरी ले लेते हैं R, लगने वाला बल F है ना। तो ये मान लो वायु माध्यम है, क्या है। और एक यहाँ पर ले लेते हैं Q1 Q2 R और F है W, ठीक है। तो ये जल माध्यम और ये Q1 Q2 R और ये F है तांबा, तांबा लिखे देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तांबा बीच में
माध्यम में, यानी आवेशों के बीच तावा है, आवेशों के बीच तावे की प्लेट ये है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि यहाँ दोनों आवेशों के बीच इसमें माध्यम क्या है, वायु, इसमें माध्यम क्या है, जल, और इसमें क्या है, बीच तावे की प्लेट। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, F = 1/4 पाई फलान नॉट Q1 Q2 बटे R², ठीक है। ये वायु, इसके लिए लिखेंगे तो F वाटर 1/4 पाई फलान नॉट Q1 Q2 अपान KR², और K बराबर 81 जल के लिए। तो क्या हो जाएगा, F वाटर = 1/4 पाई फलान नॉट Q1 Q2 अपान 81 R²। ये देखिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 से FW बराबर FA अपान 81। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, इसमें इसका भाग करेंगे, इसमें इसका भाग करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है ना। F वाटर बटे F एयर करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल माध्यम में जो बल होगा वो वायु का कितना हो जाएगा, 81वां भाग, ठीक है ना। और इसके लिए देखिए F है तावा, तो 1/4 पाई फलान नॉट Q1 Q2 अपान KR², और K बराबर इन्फिनिटी, K बराबर तावे के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आंसर क्या कन्फर्म हुआ, दोनों प्लेटों के बीच जल माध्यम रखेंगे तो बल का मान जो है घट जाएगा, बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये बटे 81 हो जाएगा। और तावे की प्लेट रखेंगे, तावा यदि बीच में है ना, बीच में माध्यम क्या है, आवेशों के बीच तावे की प्लेट ले लेंगे तो 1/4 पाई फलान नॉट Q1 Q2 बटे KR², और के क्या है, इन्फिनिटी होता है तावे के लिए, धातु के लिए के इन्फिनिटी, तो कुछ भी बटे इन्फिनिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से ये CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड में पूछा जा सकता है ना। अब इसका यानी क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सीरियसली पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे, ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि एक बार ऐसे ऊपर से देख लिए, पिक्चर और गाना नहीं है कि आप ऊपर से देखते भर चले जाओगे, ठीक है ना। सीरियसली समझना पड़ेगा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक का, तब बात क्लियर होगी। थैंक यू।